दोस्तों, कल रात को मेरे एक एक्टर मित्र का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने हरिहर वीर मल्लू देख ली है क्या? तो मैंने कहा मैंने नहीं देखी है। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बॉलीवुड की कई फ़िल्मों में, कई हिट और बड़ी फ़िल्मों में आपने उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में देखा होगा, खूब अच्छे से जानते होंगे। उरी, राजी, गदर 2, इस्सा लाई छावा, इन तमाम फ़िल्मों में उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे रोल किए हैं। तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ, उनका जब भी काम आता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने हरिहर वीर मल्लू देखी कि नहीं? ये फ़िल्म 24 जुलाई को रिलीज़ हुई थी। हालाँकि ये पैन इंडिया रिलीज़ थी, तेलुगु फ़िल्म है और कोशिश करते हैं कि हर फ़िल्म देख सकें, लेकिन कई बार फ़िल्म देखना नहीं भी हो पाता और बहुत सारी वजह होती है। हरिहर वीर मल्लू तेलुगु फ़िल्म है और इसका बज़ भी नहीं बन पाया था। हालाँकि ये पवन कल्याण काफ़ी समय बाद बॉक्स ऑफिस पर लौट रहे थे और उनका एक अपना क्रेज़ है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, सिनेमा से वो पॉलिटिक्स में भी पहुंच चुके हैं। तो इस फ़िल्म को बड़े ज़ोर-शोर से रिलीज़ किया गया था। तो मैंने अपने दोस्त के लिए ये फ़िल्म देखी क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा भी रोल है इस फ़िल्म में, देखिए आप, क्या लगता है आपको फ़िल्म देखकर? तो मैंने आज सुबह फिर ये फ़िल्म देखी और मैं बहुत निराश हुआ। तो ख़ैर हम लोगों ने बातें की, जो बातें मुझे उनसे कहनी थी, उनके रोल को लेकर वो कही, फ़िल्म को लेकर कहा। और किसी भी कलाकार को ये अच्छा नहीं लगता है कि जिस फ़िल्म का वो हिस्सा हो, वो फ़िल्म ना चले। अव्वल तो बॉक्स ऑफिस की भी बात है और फिर उस एक्टर की फ़िल्मोग्राफ़ी भी रहती है। लेकिन हरिहर वीर मल्लू में ना मुझे उनका रोल वैसा लगा और ना फ़िल्म ऐसी लगी कि जिसको देखकर आप लोगों को रिकमेंड करें, अपने साथी दर्शकों को रिकमेंड करें। और सही बात तो ये है कि हरिहर वीर मल्लू इस साल की साउथ की सबसे बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्मों में शामिल हो चुकी है। लोग इसको, इस साल के शुरू में आई थी रामचरण की फ़िल्म गेम चेंजर, जो कि बहुत बड़ी डिज़ास्टर थी, उसके बराबर रख रहे हैं और इसकी वजह भी है। ये फ़िल्म पिछले 5-6 साल से बन रही थी। 2019 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, फिर कोविड वगैरह आ गया। 2020 में इस पर काम शुरू हो गया, शूटिंग शुरू हो गई। और पहले इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे, वो क्रिश थे, जिन्होंने मणिकर्णिका में भी उनका कंगना के साथ विवाद हो गया था। पहले उसको डायरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने गब्बर इज़ बैक वगैरह जैसी फ़िल्में बॉलीवुड में बनाई हैं। तो इस फ़िल्म की शुरुआत उन्होंने की थी, इस फ़िल्म की राइटिंग टीम है, उसका भी क्रिश हिस्सा रहे हैं। लेकिन फिर बीच में जो भी परिस्थितियाँ बनी, उन्होंने ये फ़िल्म छोड़ दी। तो जब उन्होंने ये फ़िल्म छोड़ दी तो इस फ़िल्म के 2 प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर जो हैं, उनके बेटे एएम ज्योति कृष्ण, उन्होंने इस फ़िल्म की डायरेक्शन की बागडोर सँभाली। और मैं कहना चाहूँगा कि ये फ़िल्म अगर नाकाम हुई है अपनी बात कहने में या कहानी को अच्छे से कहने में, तो इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जो ज्योति कृष्ण हैं, उन्होंने इससे पहले 3-4 रोमांटिक फ़िल्में, एक्शन फ़िल्में जो हैं वो बनाई थी। और आप कह सकते हैं जैसे बॉलीवुड में नेपो किड होते हैं, वैसे ये साउथ के नेपो किड हैं। इनके फादर जो हैं वहाँ फ़िल्मों में बड़े राइटर, प्रोड्यूसर वगैरह रहे हैं। तो निश्चित रूप से मौका मिला, मगर ये जो सबसे बड़ा मौका मिला ज्योति कृष्ण को, इन्होंने इस मौके को गँवा दिया। अब इसके पीछे चाहे जो भी वजह हो सकती हो, जैसे फ़िल्म जब डिले होने लगती है तो अपने आप चीज़ें लड़खड़ाने लगती हैं। सबसे पहले मैं इस फ़िल्म का जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये एक हिस्टोरिकल थॉट को लेकर फ़िल्म बनी है, औरंगज़ेब के समय को लेके, मतलब जो 17वीं शताब्दी का जो समय है, वहाँ का काल है। और उसमें बताया गया है कि औरंगज़ेब, जैसे कि हम सभी पिछले लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और फ़िल्मों में भी हमने देखा, छावा में भी देखा था, बहुत ही क्रूर शासक था और हिंदुओं के एकदम पूरी तरह से अगेंस्ट था। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगा दिया था और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि भाई अगर आप इस्लाम नहीं कबूल करते हैं, अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। तो ये फ़िल्म उसी बात को जो है बहुत ज़बरदस्त ढंग से हाईलाइट करती है। औरंगज़ेब दिल्ली का शासक है, वहाँ से वो पूरे हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथ में रखता है। दूसरी तरफ दक्कन के शासक हैं, वहाँ पर हरिहर वीर मल्लू जो हैं वो रॉबिन हुड नुमा उनकी इमेज है, मतलब अमीरों को लूटना और गरीबों को बांटना, उनकी मदद करना। तो दक्कन का जो सुल्तान है वो उनको पकड़कर अपने पास बुलवा लेता है और कहता है कि तुम औरंगज़ेब के सिंहासन, जो तख्ते ताऊस है, जो उसने अपने पिता से हासिल किया है, उस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ है और कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा की हीरा खदानों से निकला है। तो तुम उस हीरे को हमें ला कर दो, तो तुम्हारी तमाम सजाएं जो हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी।
तो हरिहर वीर मल्लू जो हैं इसी मिशन पर निकले हैं कि औरंगजेब के उस तख्त से वो हीरा चुराना है। अब ये फिल्म दो हिस्सों में बनी है। तो पहला हिस्सा जहाँ पर इस फिल्म का ख़त्म होता है वो ये है कि हरिहर वीर मल्लू जो हैं वो औरंगजेब के की जो बाउंड्री है, राज्य की बाउंड्री है, वहाँ एंटर करते हैं। और एंटर करते से ही देखते हैं कि किस तरह से जजिया करके नाम पर जो है वहाँ लूट चल रही है हिंदुओं से, और किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, किस तरह से हिंदुओं को अपने देवी देवताओं की पूजा करने से रोका जा रहा है। तो ये जो सारा अत्याचार जो चल रहा है उसको वो देखते हैं और आखिरकार जो है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। और आखिरी के जो 15-20 मिनट का जो पूरा क्लाइमैक्स है वो ज़बरदस्त फाइटिंग के साथ ख़त्म होता है। और उधर औरंगजेब को भी ये पता लगता है कि वीर मल्लू जो हैं वो मेरे राज्य में आ चुके हैं, और वो उनका सामना करने के लिए चल देता है। और एक बड़ा अजीब तरह का क्लाइमैक्स है जो बहुत ही कहना चाहिए कि कल्पना की उड़ान जिसे आप राइटर डायरेक्टर की कहेंगे, और वीएफएक्स से भरपूर है। अब ये इस कहानी का प्लॉट है। अब सेकंड पार्ट इसका जो है अब उसमें वही दिखाया जाएगा कि भाई किस तरह से औरंगजेब से हरिहर वीर मल्लू ने टक्कर ली, और क्या वो कोहिनूर को वहाँ से लेकर आने में, गोलकुंडा या जो दक्कन है वहाँ लेकर आने में कामयाब हुआ, वो सेकंड पार्ट में। लेकिन जिस तरह से फर्स्ट पार्ट इस फिल्म का फ्लॉप हो चुका है, पहले ही हफ्ते में एक तरीके से ये वर्डिक्ट आ गया है कि ये फिल्म दर्शकों ने नकार दी है। अब सेकंड पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये जो है बहुत अब डाउटफुल है, क्योंकि पहला ही पार्ट बनने में लगभग 5 साल लग गए, और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किसकी वजह से डिले हुआ, क्या हुआ, किसकी वजह से डायरेक्टर चेंज हो गया, यहाँ तक कि कास्टिंग भी चेंज हो गई। इस फिल्म में औरंगजेब का किरदार बॉबी देओल निभा रहे हैं, और आप सच मानिए कि आपने छावा में कुछ ही महीने पहले अक्षय खन्ना को देखा था, और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त छाप छोड़ी थी अपने रोल से कि आपको खूब अच्छे से पता है कि किस तरह से विवाद पैदा हो गया था। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब को जैसे ज़िंदा कर दिया था, उसकी कब्र से जैसे मान लीजिए वो निकल आया है, इस तरह से उन्होंने उसे पोर्ट्रे किया था। और जो विवाद हुआ फिर वो औरंगजेब की कब्र तक पहुंचा, औरंगजेब के नाम पर बहुत सारी बातें हुई, वो सब आप जानते हैं। तो जितने मजबूत ढंग से उन्होंने वो रोल प्ले किया था, बॉबी देओल उसके आगे कहीं भी ठहरते नहीं हैं। तो इस फिल्म में एक तो जो कास्टिंग है, पवन कल्याण भले ही लंबे समय बाद आए, लेकिन आपको लगता नहीं कि वो कोई ऐतिहासिक किरदार हैं। वो बड़े मॉडर्न से और आज के ज़माने के नज़र आते हैं, और उनके बरक्स मतलब आप उनके सामने देखिए तो बाकी जो तमाम किरदार हैं ऐसा लगता है कि वो मुग़ल एरा में है। तो ये बड़ा एक ड्रास्टिक सा जो कहना चाहिए कंट्रास्ट है, और जो अखरता है। इसके अलावा फिल्म में एक्ट्रेस है निधि अग्रवाल। बॉलीवुड में हम बड़ी बातें करते हैं कि भाई सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक, ये अपने से काफ़ी कम उम्र की 20-20, 22-22, 24 साल छोटी हीरोइनों के साथ में काम करते हैं। यहाँ भी वही पेयरिंग है। पवन कल्याण और निधि अग्रवाल की एज में लगभग 21-22 साल का फ़र्क है। और निधि अग्रवाल मैं आपको बता दूं कि भले ही इस समय वो साउथ की फिल्मों में काम करती हैं, उन्होंने बॉलीवुड में मुन्ना माइकल नाम की फिल्म आई थी टाइगर श्रॉफ की, उससे एक्टिंग में डेब्यू किया था। तो हिंदी में डेब्यू करने के बाद में जब वो उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो वो साउथ में चली गई। तो उनको यहाँ पर रखा गया है, लेकिन वही है नाच गाना, रोमांस, हीरो को रिझाना, एज गैप के बावजूद। तो ओवरऑल जो है पवन कल्याण की ये फिल्म जो है ना तो अपनी स्टोरी लाइन में कोई असर छोड़ पाती है, डायरेक्शन इस फिल्म का बहुत कच्चा है। अजीब तरीके से कई बार आपको लगता है कि डायरेक्टर ने किस तरह से कैमरे का एंगल सेट किया है, किस शॉट के बाद अचानक कौन सा शॉट आ गया, आप समझ ही नहीं पाते हैं। और एक्शन सीक्वेंस तो ऐसे हैं कि आप एक्शन सीन देख के कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब बेसिर पैर की चीज़ें। चलिए फिल्मों में बहुत सारी लिबर्टी होती है, हम भले ही वहाँ बहुत लॉजिक ना ढूंढें, लेकिन ये एक्शन सीन बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करते हैं। कभी लगते हैं कि तो बड़े पुराने ज़माने का स्टाइल है एक्शन का, और कभी लगता है कि अरे ये कहाँ से एक नई चीज़ लेके आ गए हैं। तो बड़े अजीब तरह का मामला जो है एक्शन सीन्स में भी बनता है। औरंगजेब का कैरेक्टर यहाँ बिल्कुल भी रंग नहीं जमा पाता है। इसी तरह से जो पवन कल्याण का कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा कि वो लुक में मॉडर्न है लेकिन वो है मुग़ल एरा में। तो कई सारी चीज़ें हैं, और यही वजह है कि इस फिल्म को जब आप देखते हैं तो आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मूल तेलुगु की ये फिल्म, मैंने हिंदी डब में उसका वर्जन देखा है, और हिंदी डब वर्जन जो है ये फिल्म का मुझे बहुत वीक लगा है। जबकि पिछले हम कोरोना के बाद के दौर में देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब से पैन इंडिया फिल्मों की बात होने लगी है, पुष्पा वगैरह आई, केजीएफ आई,
इतना बढ़िया और इतना फाइन डबिंग है उसमें, इतना बढ़िया तरीके से उसे हिंदी में पेश किया जाता है कि आपको लगता है ओरिजिनल है। लेकिन इस फिल्म की डबिंग भी बहुत ख़राब है। कुल मिलाकर मुझे बात ये समझ में आई कि अगर मैं इस फिल्म को नहीं देखता, हरिहर वीर मल्लू को अगर मैं नहीं देखता, तो इस साल की सबसे बड़ी डिज़ास्टर फिल्मों में से एक फिल्म को मैं चूक जाता। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे फिल्म को देखना चाहें या ना चाहें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिकमेंड नहीं की जा सकती, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा कि नहीं आएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी डिज़ास्टर होने के बाद इस बात के चांसेस बहुत कम है कि प्रोड्यूसर जो है एक बार फिर से जोखिम लेंगे बड़ी रकम जो है इस कहानी पर लगाने का, क्योंकि जब पहले पार्ट ने ही ऑडियंस को नहीं पकड़ा है, जब दूसरा आएगा तो कौन उसको देखने जाएगा, सवाल ये है। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।